एम.एन. रॉय और सुभाष चंद्र बोस कोलकाता पहुंचकर प्रभात रंजन ने सबसे पहले एक दुर्दांत डाकू को साधना सिखलाया और उसे अद्वितीय आध्यात्मिक साधक बना दिया। तत्पश्चात एक दूसरे उच्च स्तरीय साधक कमलाकांत महापात्र को रातों रात मोक्ष प्रदान कर दिया। इस तरह युवा अवस्था में ही उन्होंने अपनी असाधारण आध्यात्मिक क्षमता का परिचय दिया। कोलकाता प्रवास के दौरान सद्गुरु की भूमिका के अतिरिक्त प्रभात रंजन के दूसरे विशिष्ट गुण भी प्रकट होने लगे थे। उन दिनों कोलकाता भारत के बौद्धिक और रचनात्मक चेतना संपन्न लोगों का हृदय समझा जाता था। वहाँ रहकर वे अपने सामाजिक, राजनीतिक और अर्थनैतिक विचारों को नियतकालिक पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के बीच फैलाने लगे। उन्होंने भारत की तत्कालीन प्रमुख अंग्रेजी पत्रिका मॉडर्न रिव्यू और उसकी सहायक बंगला पत्रिका प्रवासी में अपने आलेख छपवाने प्रारंभ कर दिए। मॉडर्न रिव्यू के संपादक केदारनाथ चट्टोपाध्याय पहले व्यक्ति थे जिनका ध्यान प्रभात रंजन के मौलिक विचारों की तरफ गया और उन्होंने उनसे करीबी संबंध विकसित कर लिया। प्रभात रंजन के आलेखों को वे जितना अधिक पढ़ते गए, उनकी अत्यंत उत्कट बुद्धिमानी से वे उतना ही अधिक प्रभावित होते गए। सर्चलाइट और द स्टेटमैन जैसे दो और प्रमुख समाचार पत्र थे जिसमें प्रभात रंजन अपने लेख भेजा करते थे। उन लेखों को वे रंगा दादू और प्रियदर्शी जैसे अलग अलग नामों से छपवाया करते थे। वे इत्तेफाक नाम के उर्दू अखबार में भी अफलाबुद्दीन के नाम से नियमित लिखा करते थे। यद्यपि वे कविता, नाटक और साहित्यिक विषयों पर भी लिखते थे, किंतु उनका ध्यान मुख्य रूप से सामाजिक विषयों पर ही केंद्रित रहता था। उन समाचार पत्रों में छपने वाले प्रभात रंजन के प्रगतिशील और अभिनव विचारों ने कई प्रमुख लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से एक कोलकाता के एम.एन. रॉय नाम के प्रभावशाली बुद्धिजीवी भी थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र भट्टाचार्य था। वे लेनिन के समकालीन थे। उन्होंने ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। मेक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने में भी वे सहभागी थे। जब उन्हें पता चला कि उन प्रगतिशील राजनैतिक और अर्थनैतिक विचारों के पीछे 17 वर्षीय विद्यार्थी है तो वे घोर आश्चर्य में डूब गए। जब वे प्रभात रंजन से मिले तो उस नवयुवक के बहुआयामी पांडित्य ने उन्हें अभिभूत कर दिया था। वे स्वयं प्रकांड विद्वान थे। प्रभात रंजन से 35 वर्ष बड़े थे। फिर भी प्रभात रंजन के असामान्य ज्ञान और विद्वत्ता से वे सम्मोहित होकर रह गए थे। प्रभात रंजन के अनुज हिमांशु रंजन ने एक अवसर का उल्लेख किया है कि जब वे अपने भाई के साथ एक प्रौढ़ दाम्पत्य से मिलने गए थे और जिनके साथ प्रभात रंजन ने देश की तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति पर गहन विचार विमर्श किया था, बाद में हिमांशु रंजन को अपने भाई से पता चला कि वे प्रौढ़ दाम्पत्य और कोई नहीं वरन एम.एन. रॉय और उनकी जर्मन पत्नी एलेन रॉय थे। 11 वर्षीय हिमांशु का इस बात ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया था कि उस दाम्पत्य ने उनके भाई के प्रति अत्यधिक सम्मान का प्रदर्शन किया था, जबकि उनके भाई अर्थात प्रभात रंजन मात्र 18 वर्ष के थे। एम.एन. रॉय जब प्रभात रंजन से मिले तो वे वैचारिक शून्यता के शिकार थे। साम्यवाद से उनका मोह भंग हो चुका था। गांधी जी की राजनैतिक विचारधारा पर उनको विश्वास नहीं था। वे नए आदर्श और सही दिशा की तलाश में भटक रहे थे। प्रभात रंजन के प्रारंभिक विचार विमर्श और तत्कालीन विषयों पर छपने वाले उनके लेख ही एम.एन. रॉय की सामाजिक, आर्थिक
और राजनैतिक विचारधारा का आधार बने। प्रभात रंजन ने संपत्ति का विकेंद्रीकरण, नैतिकवान नेतृत्व, आर्थिक लोकतंत्र, शोषित जन समुदाय को एक सूत्र में बांधने के लिए शोषण विरोधी भावनाएं पैदा करना, स्थानीय आर्थिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, स्थानीय संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देना और जातिगत भेदभाव की समाप्ति जैसी अपनी विप्लवी और मौलिक अवधारणा से एम.एन. रॉय को अवगत कराया। एम.एन. रॉय ने क्रांतिकारी समझबूझ रखने वाले कई लोगों से प्रभात रंजन की मुलाकात करवाई। उनमें से एक थे अरुण चंद्र गुहा, जो कि अनुशीलन समिति में रॉय के पूर्व सहयोगी थे। अनुशीलन समिति भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले उग्र सुधारवादी युवकों का संगठन था। गुहा बाद में जुगांतर नामक क्रांतिकारी समूह के सदस्य बन गए। भारत की स्वतंत्रता के बाद वे पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख राजनेता की हैसियत से उभरे। दूसरे व्यक्ति थे कृष्णचंद्र दास, जो कोलकाता की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान के मालिक थे। दास ने कोलकाता के कई प्रभावशाली लोगों को प्रभात रंजन से मिलवाया। एम.एन. रॉय के माध्यम से प्रभात रंजन से मिलने वाले सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने गांधी जी और उनके सहयोगियों के असहयोग के कारण कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रगतिशील और सुधारवादी सदस्यों को मिलकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रभात रंजन के अगाध ज्ञान ने सुभाष बाबू को बहुत हद तक प्रभावित किया था। इसीलिए अपनी अति व्यस्त गतिविधियों के बावजूद सुभाष बाबू उनके साथ प्रासंगिक विषयों पर विचार विमर्श के लिए समय निकाल लिया करते थे। एक अज्ञात और अपेक्षाकृत काफ़ी कम आयु के उस नवयुवक की भारतीय और विश्वव्यापी राजनैतिक परिस्थिति के सूक्ष्म विश्लेषण और तत्कालीन घटनाक्रम पर आधारित सही भविष्यवाणी करने की क्षमता ने सुभाष चंद्र को सर्वाधिक आकर्षित किया था। गहन आध्यात्मिक विषयों का सरलता से विश्लेषण करने की प्रभात रंजन की योग्यता ने भी सुभाष को अभिभूत कर दिया था। राजनीति को लेकर गांधी, नेहरू और अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के मन के आंतरिक मनोभावों का जो विश्लेषण प्रभात रंजन किया करते थे, वैसी अंतर्दृष्टि सुभाष के निकटतम सहयोगियों में भी नहीं थी। देश के राजनीतिक भविष्य को लेकर गांधी और नेहरू इत्यादि जिन नीतियों को अपनाने वाले थे, अपने विश्लेषण के आधार पर प्रभात रंजन उसकी जानकारी भी सुभाष को बतलाया करते थे। प्रभात रंजन के साथ समय समय पर विचार विमर्श करते करते सुभाष चंद्र को उत्तरोत्तर यह आभास हो गया कि उनसे बहस करने वाला वह नवयुवक कम उम्र का होने के बावजूद आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर अधिष्ठित महापुरुष था। युवावस्था से ही सुभाष का झुकाव भी आध्यात्म की ओर था। इसलिए प्रभात रंजन से वे आध्यात्मिक दिशा निर्देश पाने की आशा भी करते थे। उन दोनों के बीच जो विशेष संबंध स्थापित हुआ, वही सुभाष चंद्र बोस के जीवन के भविष्य को, उनकी नियति को निर्धारित करने में निर्णायक साबित होने वाला था। कई अवसरों पर अपने शिष्यों से प्रभात रंजन ने बतलाया था कि सुभाष और एम.एन. रॉय उनसे बाघ की कब्र पर मिले थे। हेमचंद्र और कुछ एक शिष्यों को वहां पर उनके साथ होने वाले विचार विमर्श का विवरण भी दिया था। उस रात जो वार्तालाप हुआ, उसे याद करते हुए प्रभात रंजन ने कहा, जब मैं बाघ की कब्र पर पहुंचा तो वे दोनों भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाली रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। एम.एन. रॉय का मानना था कि भारत को पहले
आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता स्वतः मिल जाएगी। जबकि सुभाष राजनैतिक आज़ादी के पक्षधर थे। उनका कहना था कि आर्थिक आज़ादी के लिए बाद में संघर्ष कर लेंगे। फिर प्रभात रंजन ने हेमचंद्र से पूछा, बतलाओ किसका विचार बेहतर था? हेमचंद्र ने कहा कि सुभाष की समझ बेहतर थी। नहीं हेमचंद्र, प्रभात रंजन ने कहा, इतिहास यही कहेगा कि उस समय एम.एन. रॉय की धारणा बेहतर थी। आपसी विचार विमर्श के बाद दोनों ने प्रभात रंजन के विचार जानना चाहा। प्रभात रंजन ने स्पष्ट किया कि जनसाधारण की आर्थिक विपन्नता दूर किए बिना राजनैतिक स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। इसीलिए पहले उन्हें आर्थिक क्षेत्र में मुक्ति के लिए संघर्ष करना होगा। जनसाधारण को अंग्रेजों के अत्याचार व शोषण के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के आर्थिक शोषण के खिलाफ जागरूक करके संघर्ष करने के लिए उद्यत करना होगा। भारत को यदि एक बार आर्थिक शोषण के चंगुल से छुटकारा मिल गया तो राजनैतिक स्वतंत्रता उसे अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि अंग्रेज केवल आर्थिक शोषण के लिए ही भारत आए थे। यदि उन्हें भारत में रहते हुए आर्थिक लाभ नहीं मिला तो उनके लिए यहाँ रहना बहुत कठिन हो जाएगा। यदि भारत में रहना उनके लिए बोझ बन गया तो वे यहाँ और अधिक दिन तक नहीं रहना चाहेंगे और इस तरह भारत को राजनैतिक आज़ादी अपने आप मिल जाएगी। अंततः स्वतंत्र भारत बाह्य तत्वों के साथ साथ भारतीय शोषकों के हर प्रकार के आर्थिक शोषण से मुक्त हो जाएगा। इस विश्लेषण के बाद प्रभात रंजन ने जोर देकर यह बात कही कि विवेक और नैतिकता का कठोरता से पालन करने वाले नेतागण के साथ में ही यदि देश का नेतृत्व रहेगा तभी भारत समृद्धशाली राष्ट्र बन सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आध्यात्म के बिना विवेक और नैतिकता के सर्वोच्च स्तर पर नहीं पहुंचा जा सकता। सुभाष प्रभात रंजन के दृष्टिकोण से सहमत हो गए, जबकि एम.एन. रॉय का कहना था कि नेतागण में परोपकार की मूल भावना का विद्यमान रहना ही पर्याप्त है। वैसे लोग ही देश को नेतृत्ववान नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। प्रभात रंजन ने कहा कि आध्यात्म के अभाव में किसी भी प्रकार की नैतिकता समय की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी। हो सकता है कि भ्रष्ट तरीके से प्राप्त छोटी धनराशि का लोभ किसी को विचलित नहीं करे, किंतु अधिक धनराशि के प्रलोभन को रोकना अत्यंत कठिन होगा। और यदि ऐसे लोगों को राजसत्ता हासिल हो जाए जहां भ्रष्टाचार के असीम अवसर उपलब्ध रहते हैं, वहां पर रहते हुए लोभ पर नियंत्रण रखना लगभग असंभव होगा। उच्च स्तर पर आसीन नेतृत्व का थोड़ा सा भटकाव भी समाज के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा और देश के अपरिहार्य पतन का कारण बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आध्यात्म का दृढ़ आधार ही वास्तविक विवेक और नैतिक बल प्रदान करेगा, जो कि हर तरह के प्रलोभन से दूर रहने की अनिवार्यता है। उन सब का तर्क वितर्क बहुत देर तक चला। अंततः एम.एन. रॉय प्रभात रंजन के दृष्टिकोण से सहमत हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि सिद्धांत पर अडिग रहने वाले नेतृत्व के जीवन में आध्यात्म का रहना आवश्यक है। वाद विवाद को समाप्त करते हुए प्रभात रंजन ने समझाया कि केवल आध्यात्म ही मानव मन की असीमित इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। इसलिए आध्यात्म ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन की अनिवार्य आधारशिला होनी चाहिए। उस दिन देर शाम के समय प्रभात रंजन ने पहले सुभाष और फिर एम.एन. रॉय को दीक्षा दिया। दीक्षा के दौरान उन्होंने सुभाष से 3 प्रतिज्ञाएं ली। पहली यह कि अपनी आवश्यकताओं की परवाह किए बिना वे समाज और देश के हित के लिए कार्य करते रहेंगे। दूसरा यह कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी आए, वे नैतिकता और अध्यात्म के सिद्धांतों का कठोरता से पालन करेंगे।
और तीसरा यह कि सामाजिक कार्य करते हुए वे जीवन के सर्वोच्च आदर्श को हमेशा अपने मन में विद्यमान रखेंगे और इसी जीवन में उसे पाने के लिए अनावरत प्रयत्नशील रहेंगे। फिर उन्होंने सुभाष से पूछा कि क्या उनकी ऐसी कोई इच्छा है जिसे वे पूरा करना चाहते हैं। इतना कहकर प्रभात रंजन ने हेमचंद्र से पूछा, क्या तुम जानते हो कि सुभाष की क्या इच्छा थी? उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वह केवल भारत को विदेशी शासन से मुक्त देखना चाहता था। इस विषय को लेकर उनका आपस में जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में प्रभात रंजन ने आगे बतलाया। उन्होंने सुभाष से कहा कि भारत निश्चित रूप से स्वतंत्र होगा, लेकिन उसके लिए भौतिक धरातल पर थोड़े बहुत संघर्ष की आवश्यकता होगी। उन्होंने सुभाष को संगठित तरीके से विद्रोह की तैयारी करने के लिए कहा। सुभाष ने कहा कि जब तक जनसाधारण अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह नहीं करता तब तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करना संभव नहीं है। गांधी जी के सहयोग के बिना अंग्रेजों के खिलाफ जन विद्रोह संभव नहीं लगता। सुभाष ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अहिंसा के अपने सिद्धांत के कारण गांधी जी ऐसी किसी योजना को नहीं मानेंगे। इसी सिद्धांत के कारण युद्ध के समय गांधी जी ने जन विद्रोह से अपनी असहमति व्यक्त की थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए वे समझ नहीं पा रहे थे कि भारत ब्रिटिश हुकूमत से कैसे मुक्ति पा सकेगा। प्रभात रंजन ने सुझाव दिया कि यदि वे भारत में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की योजना को कार्यान्वित नहीं कर सकते तो उन्हें भारत के बाहर जाकर ऐसा करना होगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज जब विश्व युद्ध में पूरी तरह उलझे होंगे तो जन विद्रोह को प्रारंभ करने का वही सर्वाधिक उपयुक्त समय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि एशिया के दूसरे बहुत सारे देश औपनिवेशिक दासता को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर है। एक बार भारत स्वतंत्र हो गया तो उन सभी देशों की स्वतंत्रता का रास्ता खुल जाएगा और उसके बाद औपनिवेशिक शासन से अभिशप्त दुनिया के दूसरे देश भी स्वतंत्र हो जाएंगे। उन दोनों का विचार विमर्श काफ़ी देर तक चलता रहा। अंत में प्रभात रंजन ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके उस प्रयास में जब कभी उन्हें आवश्यकता होगी तो एक अदृश्य शक्ति उन्हें सहायता करेगी और उन्हें अपने आप को कदापि अकेला और असहाय नहीं समझना चाहिए। उस दिलचस्प विवरण को समाप्त करते हुए प्रभात रंजन ने हेमचंद्र को बताया कि एम.एन. रॉय और सुभाष ने उनकी आध्यात्मिक शिक्षा को जिस तरह ग्रहण किया उसमें बुनियादी फर्क था। एम.एन. रॉय के मन में आध्यात्मिक झुकाव नहीं के बराबर था। उन्होंने दीक्षा को अपने सीमित तार्किक परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया था। विश्वास की कमी के कारण वे गंभीरतापूर्वक साधना नहीं कर सके, जबकि सुभाष की बचपन से ही आध्यात्म की ओर गहन अभिरुचि थी। इसलिए आध्यात्म को उन्होंने सहज और स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया। आध्यात्मिक रुझान ने उन्हें गंभीरतापूर्वक साधना करने की प्रेरणा दी। जमालपुर से कोलकाता लौटने के बाद भी दोनों ने प्रभात रंजन से संपर्क बनाए रखा। उनसे मिलने के लिए एक दो बार वे उनके मामा शरत चंद्र बोस के घर भी गए। उनके पड़ोसी सुबोध चंद्र राय ने उन दिनों को याद करते हुए बतलाया कि उन प्रतिष्ठित महानुभावों वहाँ आवागमन से उस इलाके में बड़ी सनसनी फैल जाया करती थी, किंतु कोई भी उनके आगमन का उद्देश्य नहीं जानता था। प्रभात रंजन ने अलग अलग स्थानों पर सुभाष से कई बार मुलाकात की और उन्हें साधना के उच्च पाठ सिखलाए, तंत्र की उच्च स्तर की कपालिक साधना भी सिखलाया। उस दौरान
प्रभात रंजन ने अपनी कृपा से उन्हें कई आध्यात्मिक अनुभूतियां भी प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप अध्यात्म के प्रति सुभाष की प्रतिबद्धता और अधिक बढ़ गई। जुलाई 1940 को सुभाष को गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन वे अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने वाले थे। बंदी बनाए जाने के कुछ महीने बाद अपनी गिरफ्तारी के विरोध में उन्होंने जेल में भूख हड़ताल प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों को डर था कि भूख हड़ताल के कारण सुभाष को जेल में कुछ हो गया तो विशाल पैमाने पर जन विद्रोह हो सकता था। अंग्रेज उन दिनों पहले से ही विश्व युद्ध में बुरी तरह उलझे हुए थे। वे एक और कानून और व्यवस्था की समस्या का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। सुभाष के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के कारण अधिकारियों ने उन्हें भूख हड़ताल के 11वें दिन 5 दिसंबर 1940 को रिहा कर दिया और उन्हें 24 घंटे की कड़ी निगरानी में घर में नज़रबंद कर दिया। 17 जनवरी 1941 की आधी रात के बाद जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, सुभाष बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में घर से बाहर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा तैनात सुरक्षा पहरेदारों की टोली और गुप्तचर अधिकारियों को किसी तरह चकमा देकर चुपचाप अपने घर से निकल गए। उनका भतीजा शिशिर बोस कार चला रहा था। कार से वे धनबाद के नज़दीक बरारी पहुँचे। दूसरे दिन गोमोह स्टेशन से पेशावर जाने के लिए वे कालका मेल में सवार हो गए। कई वर्षों के बाद प्रभात रंजन ने अपने वरिष्ठ शिष्य आचार्य सुजीत को बताया कि सुभाष के ट्रेन में बैठने से पहले गोमोह स्टेशन पर वे उनसे मिले थे। हालांकि सुभाष और उनके बीच वहाँ क्या वार्तालाप हुआ उसे बतलाने से उन्होंने इनकार कर दिया। प्रभात रंजन की सुभाष के साथ जो संगति थी उसकी अधिकांश बातें रहस्य के आवरण में ढकी हुई है। इस संबंध में विभिन्न अवसरों पर अपने शिष्यों को उन्होंने जो थोड़ा बहुत बतलाया या दिखलाया, बस वही लोगों की जानकारी में रह गया। कोलकाता में प्रभात रंजन 2 वर्ष तक रहे। वहाँ उन्होंने कुछ लोगों को अध्यात्म के पथ पर चलने की प्रेरणा दी, किंतु उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। कोलकाता प्रवास के दौरान उनके जीवन और दिनचर्या के बारे में बहुत कम मालूम हो सका।